हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। आई एम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चा, आज हम जो आपकी हिस्ट्री की बुक 1 है, इसमें आपको पता है हिस्ट्री की 3 बुक हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हम जो पार्ट 1 है हिस्ट्री का, उसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ईंटें, मनके और अस्थियाँ, यानी कि इसमें हम पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे उसकी खोज हुई, किसने उसकी खोज करी, उसमें कौन कौन सी कैसे उसके नगर थे, क्या क्या वहाँ से हमें मिला, तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं संस्कृति शब्द का अर्थ। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें पुरातत्वविद जो वर्ड्स होते हैं वो पुरा वस्तुओं के समूह को जो समूह होते हैं उनको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? जो हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा नामक स्थान पर मिली थी पहली बार। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा सभ्यता। इसका जो काल निर्धारण है, जो इसका समय है, वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये बिफोर क्राइस्ट पड़ता है। ठीक है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के बीच का समय जो है वो हड़प्पा सभ्यता का समय माना जाता है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति काल। तो ये तो मैंने आपको बताया था इसका टाइम पीरियड क्या है। फिर है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के भाग और चरण कितने। तो हड़प्पा सभ्यता के इसमें 3 भाग हैं। एक तो है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, फिर है विकसित हड़प्पा संस्कृति, और फिर है आपका परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब हम थोड़ा सा BC AD की बीबी के बारे में पढ़ेंगे। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग है ना, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा के जन्म से पहले। AD है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष। ठीक है, और BP है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। अब बात करते हैं, टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि जो ये सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जो उसकी नदी घाटियां हैं उसके आसपास ही फैली थी, क्योंकि इसका जो इलाका था वो काफ़ी उपजाऊ था, क्योंकि ये नदियों के आसपास का इलाका था, इसलिए काफ़ी उपजाऊ था। और जो हड़प्पावासी के लोग थे वो वहीं पर खेती करते थे। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, क्या हमें स्रोत मिले हैं जिससे हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पर। एक तो हमें मिली है आवास, यानी कि नगर मिले हैं हमें, मतलब उनके रहने की जगह मिली है, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, मोहरें मिली हैं। ठीक है, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के भी मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माता की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में 4 प्रकार के अस्थि पंजर यानी कंकाल मिले हैं। इसमें एक तो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, एक भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। ठीक है, इसके आधार पर संभावना स्वीकार की गई है कि इसमें निर्माण से मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इनका संस्थापक द्रविड़ों को माना गया था, जो बाद में दक्षिण भारत में पलायन कर गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान काल में पाकिस्तान में है। ठीक है, बाकी फिलहाल जो है वो सारे के सारे भारत में हैं। जैसे कि नागेश्वर एक स्थल है, वो कहाँ पर है? गुजरात में। बालाकोट है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये मैप में भी जो है पूछने के लिए आता है। ठीक है, चौंदड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। कोट दीजी कहाँ है? पाकिस्तान में है। धोलावीरी कहाँ है? ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान में है। बनावली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। तो ये इनके इलाके हैं। तो पाकिस्तान में कौन से इलाके चले गए? एक तो बालाकोट, एक चौंदड़ो और कोट दीजिए। ये 3 चीज एरिया जो है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बाकी सारे आपके कहाँ हैं? इंडिया में। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की। तो जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां थी वो 2 भागों में डिवाइड थी। 2 भागों में ये नाम क्या थे? एक का नाम था दुर्ग था, दूसरा नाम था सेकंड का नाम था निचला शहर। दुर्ग जो थे वो एक कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बने होते थे। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर बने होते थे और दीवारों से घिरे हुए होते थे। ठीक है, और दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग जो है वो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी कोई भी समारोह हो, प्रयोजन हो, तो उस चीज़ के लिए दुर्ग का इस्तेमाल होता था। अदरवाइज रहने के लिए वो कहाँ रहते थे? निचले शहर में। और जो निचला शहर है वो आवासियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है।
निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करती थी। नींव तैयार करके उस पर घर बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि क्या विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया था। क्या ग्रिड पद्धति थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। और जो उसका जल निकासी थी, यानी कि जो वेस्ट निकलता था, पानी का जो निकलने का साधन था, वो बहुत ही अलग था। घरों के जो गंदे पानी थे वो नालियों से निकलते थे और उन नालियों को जो है बड़ी नालियों से जोड़ा जाता था, ठीक है। सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था, और वो जो नाले भी कैसे थे, वो ढके हुए रहते थे सड़कों के बराबर में, ठीक है। सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था, ठीक है। यानी कि रोड चलती थी और रोड के साथ साथ जो घर हैं, घर के साथ साथ जो है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण। तो हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित थी, जिसमें शौचालय, स्नानघर, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी थे। मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। सड़कों के किनारे मकान बने होते थे, जिनमें सुविधा हवा की थी, साफ सफाई, प्रकाश वगैरह की पूर्ण व्यवस्था थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे जो हैं, मकानों के जो दरवाजे हैं सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार पर मुख्य मार्ग के पेश गली की ओर खुले थे, ठीक है, जिसके कारण जो भारी हलचल, शोरगुल, प्रदूषण से सुरक्षित रह सके। सड़कों के किनारे किनारे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनी थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप लगे हुए थे, जिससे गंदगी रुक जाए और उसको निकाल कर आराम से जो है साफ किया जा सके। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया था। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन जो दुर्ग पर बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास बने हुए थे। तो उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले। एक अवशेष में मोहनजोदड़ो से मिला है, जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यह स्मारक उस काल की संपत्ता का परिचायक है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा, इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष का अवशेष मिला है, जिसमें कितने खंभे हैं, कितने स्तंभ हैं? 20 स्तंभ हैं। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श करने के लिए, कोई आयोजन बनाने के लिए या कोई सामाजिक आयोजन प्रयोजन करने के लिए जो है किया जाता था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार पाया गया है। इस स्नानागार जलाशय किले में स्थित था, ठीक है, और ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था, ठीक है। उसके तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। यह सीढ़ियाँ जो है पक्की ईंटों की बनी हुई थी। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बरामदे भी बने गए हैं। स्नान कुंड के कमरे समीप एक कुआं बनाया हुआ है, जिसमें पानी कुंड में आता था, और कूड़े के गंदे पानी की निकासी एक दरवाजे से की जाती थी। गंदा पानी फिर बड़ी नालियों के माध्यम से जो है शहर से बाहर निकाल देते थे। और स्नानागार की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचने के लिए जो है उन्होंने तारकोल या डावर का इस्तेमाल किया था, जिससे सीलन ना आए। और पूरे स्नानागार में 6 प्रवेश द्वार थे। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी थी, ठीक है। तो ये ऐसी इनका स्नानागार था। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी। हड़प्पा संस्कृति नगरी थी। इन लोगों का जीवन जो है काफ़ी उच्च था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी जो है नालियों से लेकर शहर के बाहर निकाला जाता था। इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इनका प्लास्टर किया गया था, जिससे नालियों की कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मिट्टी, जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईंटों की। तो जो ईंटों का आयताकार था वो 4x2x1 था। इस टाइप की ईंटें थी। इसमें एल टाइप की भी ईंटें थी, नोकदार ईंटें भी थी, टी शेप की ईंटें थी, ठीक है। तो अलंकृत ईंटों का भी जो है फर्श मिला है कालीबंगा में, ठीक है। और ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, ठीक है, ये चंद्रों सभ्यता में मिले हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था। एक तो सामाजिक संगठन ये था, भोजन था, वस्त्र थे, आभूषण, सौंदर्य प्रदर्शन थे, मनोरंजन देखने को मिले, प्रौद्योगिकी भी थी, मृतक्रम भी थे और चिकित्सा विज्ञान भी था। तो इनका सामाजिक जीवन था, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन कैसा था। तो इतिहासकार गार्डनर चाइल्ड ने समाज को 4 भाग में डिवाइड किया है। एक तो उसमें शिक्षित वर्ग थे, दूसरे थे उसमें योद्धा, सैनिक वर्ग, तीसरे थे उसमें व्यापारी,
और दक्षकार और चौथे थे इसमें श्रमिक और कृषिक। तो ये 4 कैटेगरी के लोग पाए गए थे। शिक्षित वर्ग में पुरोहित, चिकित्सा, जादूगर, ज्योतिष ऐसे लोग थे। योद्धा सैनिक में इसकी पुष्टि दुर्गों में उपस्थित अवशेष से मिली है कि कुछ योद्धा लोग भी थे। व्यापारी में बुनकर, कुम्हार, स्वर्णकर, और श्रमिक में बात करें तो टोकरी बनाने वाले, मछली मारने वाले ऐसे लोग पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में अगर हम भोजन की बात करें तो वहाँ पर गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियाँ वह मांसाहारी भी थे, क्योंकि वहाँ पर जो है कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर, मछली का मांस जो है देखने को मिला है कि उसके मांस को वो खाते थे। इस काल में चित्रों में खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण किया जाता है, तो इससे पता लगता है कि इन सब का वो इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार हड़प्पावासी जो है वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र की बात करें तो वह विभिन्न विभिन्न ऋतुओं में अलग वस्त्र पहनते थे। महिला और पुरुषों के वस्त्र में भिन्नता पाई गई है। पुरुषों में धोती, पगड़ी, दशाले, कुर्ता, और महिलाओं में घाघरा साड़ी पाई गई है कि वो पहनते थे। ठीक है, क्योंकि चौंदड़ों में जो मूर्ति प्राप्त मिली है वो पगड़ी में मिली है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ठीक है, दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का इस्तेमाल करते थे। इसमें अंगूठी थी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार, और जो धनी लोग हाथों में सोने जैसी कीमती धातुओं के आभूषण पहनते थे, जबकि सामान्य लोग तांबे, कांसे, हड्डी की चीज़ें पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन का क्या काम था, तो इसमें मछली पकड़ना, शिकार करना, ठीक है, ये इनके प्रिय मनोरंजन के साधन थे। जानवरों की दौड़, झुंझुने, सीटियाँ, शतरंज के खेल, ये सारे मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा पत्थर, सीप की गोलियों में खेल खेलते थे। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहिए तथा तांबे का रथ मिला है। नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पावासी भी नाच गाना करते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म अंत्येष्टि क्रिया में क्या थी। तो हड़प्पा कालीन नगरों में मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा और कालीबंगन, इसमें जो है शमशान के अवशेष मिले हैं। सन जॉन मार्शल के अनुसार इसमें 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो है पूर्ण समाधिकरण यानी शवाधान, फिर है आंशिक समाधिकरण यानी शवाधान, और है दहा। इसमें क्या है, पूर्ण शवाधान में क्या होता है कि शव को जो है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। ठीक है, हड़प्पा में एक कब्र मिली है जिसमें दक्षिण से उत्तर की तरफ दफनाया गया है और सबको जो है ताबूत में रखा गया है। तो इसी पहचान विशेष कब्र से की जा गई थी। लोथल में भी पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का जो है अवशेष मिला है तथा शव करवट के रूप में मिला है। ठीक है, और लोथल से ही युग्म शव यानी स्त्री पुरुष को एक साथ मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय सती का चलन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है जिसमें R37 की संख्या दी गई। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसमें H कब्रिस्तान की संख्या दी गई है। आंशिक समाधान क्या होता है, शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद जो बच जाते हैं उन शवों को जो है दफनाना। ठीक है, ये होते हैं आंशिक समाधान। और क्लेश समाधान क्या होते हैं, इसे बोलते हैं दाह कर्म। इसमें क्या होता है, दाह के बाद यानी आग के लगाने के बाद में जो अवशेष होता है उसे कलश में रखकर, बर्तन में रखकर दफना देना। ठीक है, इसे क्लेश शवदान कहते हैं, दाह कर्म बोलते हैं। हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान में क्या था। तो जड़ी बूटी, फल, वृक्षों के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल, रस का सेवन करते थे। हिरण के सींगों से चूर्ण बनाकर बनाया जाता था। समुद्र के फैन यानी झाग से भी औषधि बनाई जाती थी। ठीक है, शिलाजीत भी पाई गई है। तो हमें इससे पता लगता है कि इन्होंने जो है इन चीज़ों का जो है एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको मेन टॉपिक बता दिए हैं। आप इस वीडियो को पहले तो आप अपनी बुक को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।